4 दिसंबर को हुकूमत ने NFC का पहला इजलास बुला लिया है। ख़बर तो कल से है ये हमारे पास, लेकिन मैं देख रहा था कि अभी तक आई नहीं, तो मैंने कहा आप सबकी इन नॉलेज में डाल दिया जाए। मैंने इसलिए इस NFC का भी जिक्र किया क्योंकि एक जिसे कहते हैं हैरान कौन होशरुबा एक रिपोर्ट जारी हुई है, और वो IMF ने जो है जुलाई में जारी की थी। ये वो रिपोर्ट है, 186 सफ़ात है, और इसका टाइटल है गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोसिस असेसमेंट। और मैंने जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी यहाँ की थी, तो इसका जिक्र हम करते रहते थे कि कोई एक रिपोर्ट है जिसका नाम भी हमें पता था, अब तमाम सहाफ़ियों को ही पता था, और वो इस पर खुल के बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हुकूमत शाये नहीं कर रही थी। तो आप लोगों से भी डिस्कशन होता था कि आया ये क्यों नहीं रिलीज़ करे और इसके पीछे क्या वजूहात हैं। तो वजूहात तो इसमें बहुत सारी हैं। एक तरीके से बहुत बड़ी चार्जशीट है। ये चार्जशीट मौजूदा हुकूमत, मौजूदा निज़ाम, रियासत, रियासती इदारे और 70 साल में जितने भी जिसे कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी स्टेक होल्डर्स पिछले 78 साल, ये सब पे चार्जशीट है। और इस हुकूमत पे भी थोड़ी सी उन्होंने नज़र की है। लेकिन सबसे पहले क्या वजह थी कि इसको जो है नवंबर आ गया, और नवंबर में अब जाके जो है आज मेरे ख्याल से गालिबन 18 या 19 तारीख है, इसको रिलीज़ किया गया। इस रिपोर्ट में क्योंकि अभी आज मैं भी सफ़र में था, पेशावर से आया था, तो इसको पढ़ने का इतना मौका नहीं मिला, जितना पढ़ सके उसको आपके सामने रखेंगे। इसमें 26वीं तरमीम का जिक्र किया गया, और 26वीं तरमीम पे जो है बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं। और 26वीं तरमीम में ख़ास तौर पे जो जुडिशरी की तैनाती की बात की गई है, उसका सवाल उठाया गया है कि ये किस तरीके से जुडिशरी की तैनाती है, ये सही है नहीं है, और उस पर सवालात उठाए गए। और आपको पता है 27वीं तरमीम भी जो है वो जुडिशरी से रिलेटेड थी, तो बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया गया। और 27वीं तरमीम की जारी करने से जिसे कहते हैं जब तक 27वीं तरमीम मंजूर नहीं करा ली गई, इस जो रिपोर्ट को शाया नहीं किया गया। दूसरी वजह इस रिपोर्ट की शाया करने की शायद ये हो सकता है, बहुत सारी जो माजी की रिपोर्टें हैं, मैं नहीं नाम लूँगा, फिर उसी को आप लोग चलाएंगे, आप लोग खुद समझते हैं, तो शायद ये उस तरह जारी ना होती अगर IMF इस पे शर्त ना लगाता कि ये जो है हम आपको अगली किस्त जारी नहीं करेंगे। और आपकी अगली जो बोर्ड की मीटिंग है जो 8 दिसंबर की तय हुई, वो शायद इसी यकीन दहानी पे तय हुई कि ताकि जो है हुकूमत ये रिपोर्ट जारी करेगी तो वो बोर्ड की मीटिंग तय होगी। आपको भी याद होगा 15 नवंबर का तो IMF जा चुका, 15 अक्टूबर का तो IMF जा चुका था। ज़्यादा 3 हफ्ते या 4 हफ्ते में IMF की बोर्ड मीटिंग और किस्त जारी हो जानी चाहिए थी। बहरहाल IMF के पास भी तुरुप का पत्ता था, और IMF ने जो है उसको खेला, और ये रिपोर्ट जारी हो गई। अब ये जो रिपोर्ट है जिसको मैंने आपको दिखाया है 186 पेज की, अगर PTI की हुकूमत होती तो ये रिपोर्ट इस तरह रात के अंधेरे में नहीं जारी होती। ये जो है दिन के उजाले में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती, और इसको लिखा IMF ने है। और अगर ये वही बंदा रिपोर्ट नहीं शाया कर सकता, या हुकूमत क्यों छुप रही है पीछे, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, वैसे तो बात बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, किसी को छींक आ जाए उनके मुखालिफ के तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर लेते हैं। अगर कोई आलमी जरीदा कोई गलती से इनकी तारीफ़ कर दे, कोई एक आध दफ़ा कोई किसी चीज़ की कि पाकिस्तान में बेहतर हो गया, तो ख़बरनामों की जो है वो शुरू हो जाती है। और 2-3 दिन पहले तो आपने देखा कि एक इकॉनमिस्ट का जो भोंडा जिसे कहते हैं तरीन, जिसको सोशल मीडिया ने उसका पूरा अल्ट्रासाउंड कर दिया, उस पर पूरी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस और सब कुछ सबके बयान दे दिए गए। लेकिन इसमें हुकूमत ने तौफीक नहीं की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, एतमाद में लेते कौम को। ये मैटर तो कौम को एतमाद में लेने का था, और हमें यकीन दहानी कराते, कौम को यकीन दहानी कराते कि इसमें जो बातें हैं वो इसमें कितनी हकीकत है और कितनी हकीकत नहीं है। क्योंकि इसको लिखा IMF ने, हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं लिखा। लेकिन हुकूमत आज क्यों इस पर खामोश है, छुपी हुई है, इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। इसमें किस किस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी? इसमें पहले तो मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म को खुद आना चाहिए था सामने, नहीं आए। फिर उसके बाद जो इसमें जो एक चैप्टर इंक्लूड हुआ है वो जुडिशरी पे बहुत बड़ा चैप्टर था।
तो जुडिशरी से रिलेटेड जो है आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो है, जो लॉ मिनिस्टर हैं शायद, उनको आना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। फिर इसमें जो एहसन इकबाल साहब, उनके बारे में भी, जो उनके महकमे के बारे में भी इस रिपोर्ट में बड़ी बातें लिखी गई हैं, उनको होना चाहिए था। वज़ीर ख़जाना को होना चाहिए था, क्योंकि टैक्स के मामलात के बारे में बहुत बातें लिखी गई थी। SIFC, अब उसको SIFC की पीछे, वैसे तो इनिशियली वो बनी थी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के एक्ट के ऊपर ही। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का इस वक्त मतलब कोई वज़ीर नहीं है, तो वो जो है उसमें जो है मेरा अपना ख्याल है कि फिर वज़ीर आज़म उसके इफेक्टिव वज़ीर होते हैं, वज़ीर आज़म को आना चाहिए था, लेकिन कोई भी नहीं आया। और मैं समझता हूँ ये एक अच्छा डॉक्यूमेंट था जो आपकी इस्लाह के लिए था और आपकी खामियों को उजागर कर रहा था, लेकिन कोई भी नहीं आया। अब आ जाते हैं कि ये है क्या, ये रिपोर्ट जिसकी वजह से इतनी शर्मिंदा हो रहे हैं और जो है इसके बारे में बात नहीं कर रहे। अब वो ये कहते हैं कि जी ये जो रिपोर्ट है ना, वो ये कहती है कि पाकिस्तान में पिछले 2 साल में हुकूमत के बकौल उन्होंने 5.3 ट्रिलियन यानी कि 5,300 अरब रुपए पिछले 2 सालों में सिर्फ जो है करप्शन के पैसे रिकवर किए हैं। IMF कहती है कि ये भी जो है ना, ये जिसे कहते हैं एक फ्रैक्शन ऑफ योर, मतलब आप ये कह लें कि करप्शन कह लें, बेज़ाब्तिया कह लें, ये उसका फ्रैक्शन है और ये भी पूरा नहीं है। अब ये जो अमाउंट है ये कितना बड़ा है, ये अमाउंट जो है ये इससे इस वक्त पाकिस्तान की, पिछले दिनों वज़ीर आज़म हाउस में पाकिस्तान में डैम्स बनाने की बातें हो रही थी, तो कहा जा रहा था कि जितने तमाम बड़े डैम हैं उसके लिए रकम 3,300 अरब रुपए चाहिए, और ये कितनी रकम बता रहे हैं, ये 5,300 अरब बता रहे हैं। तो इससे जो है पाकिस्तान में 2 दफ़ा डैम तामीर हो सकते थे। इससे जो है आप यूँ समझ लें कि जो है ये जो हम इंडिविजुअल्स, जो आम लोग जो अपनी तनख्वाह के टैक्सेस की बात कर रहे हैं, सिर्फ 1,000 अरब रुपए, मतलब अगर तमाम तनख्वाहदार तबके की जो है उसके ऊपर टैक्स ख़त्म कर दें तो 1,000 अरब बनता है। तो ये 2 साल के लिए पूरे तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दे सकते थे अगर ये करप्शन ना होती, और ये जो है सिर्फ 2,000 अरब रुपए इसमें जाते। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी बड़ी, जिसे कहते हैं, ये करप्शन थी। फिर दूसरी बात जो इसमें, जो सबसे अहम बात ये की गई कि पाकिस्तान में जो बेज़ाब्तियाँ हैं, जो हमने एलीट कैप्चर की वजह से जो तमाम चीज़ें की गई हैं, वो 6.5% ऑफ GDP, यानी कि हुकूमत 6.5% शरह नमू का इजाफी अपने लिए वसाइल पैदा कर सकती थी। मैंने क्यों पहली खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ साथी आए भी हैं, अभी वो भी सुन लेंगे इस बात को, कि मैंने पहली खबर ये दी थी कि जो अभी तक मीडिया में नहीं चली, कि हुकूमत ने एक दफ़ा फिर जो है 4 दिसंबर को NFC का इजलास बुला लिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस NFC इजलास और 27वीं तरमीम और 28वीं तरमीम की बातें भी NFC के गिर्द भी घूम रही हैं कि वसाइल की कमी है, वसाइल नहीं है वफाक के पास, और उसकी वजह से सूबों को बहुत ज़्यादा जा रहा है। मैंने पिछली तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि सूबों को नहीं जा रहा, वफाक को ही जा रहा है, और वफाक बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर रहा है जिससे अपने वसाइल का खुद नुकसान कर रहा है। फिर तीसरी अहम चीज़ ये है कि शहबाज शरीफ साहब तो कहते थे कि उनकी हुकूमत में करप्शन का एक धेला भी साबित नहीं हुआ। तो ये अगर एक धेला नहीं साबित हुआ तो फिर इसमें जो सिर्फ 2 साल का बोला गया है कि 5,300 अरब रुपए की करप्शन है, वो क्या है? आपके सामने मोटी मोटी करप्शन है, गंदम स्कैंडल है, LNG स्कैंडल है, पावर स्कैंडल है। पिछले दिनों जो है ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई थी, 1,000 अरब तो सिर्फ पंजाब हुकूमत की उसकी बात हो रही थी, और बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। अच्छा जी, अब जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें लिखा जो एक कैप्शन है, जो इस रिपोर्ट में बड़ा अहम कैप्शन था, जो उन्हें कैप्चर भी किया आप सारों के लिए, करप्शन इज परसिस्टेंट एंड कोरेसिव फीचर ऑफ पाकिस्तान गवर्नेंस। ये इन्होंने पाकिस्तान को खिताब दिया इस रिपोर्ट में, यानी कि इसका तर्जुमा ये कि करप्शन पाकिस्तान में हर वक्त कायम रहती है, और एक ये जोर ज़बरदस्ती, मतलब एक जिसे कहते हैं कोरेसिव फीचर ऑफ पाकिस्तान गवर्नेंस, ये हमारी गवर्नेंस, ये सबके लिए, ये मौजूदा हुकूमत के लिए भी है, शायद पिछली PTI की हुकूमत के लिए भी है, और सबके लिए उन्होंने ये बात बोली है। अब उन्होंने बात कहाँ से शुरू की है? उन्होंने बात शुरू की है कि करप्शन की पाकिस्तान में इब्तदा ही एलीट कैप्चर से,
और उस इलीट कैप्चर की कुछ मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया में जो है साथी जो है उस इलीट कैप्चर में उन्होंने शुगर माफिया का जिक्र किया, और उस शुगर माफिया में उन्होंने केस स्टडी जो है 2018-19 में पीटीआई की हुकूमत में जो चीनी बरामदात की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी थी, जो अभी पिछले साल भी दी गई थी, उसका हवाला दिया। उस पर लोग जो हैं, कुछ हमारे दोस्त कह रहे थे कि देखें जी वो इमरान खान की गवर्नमेंट का, उसका जो पार्ट 2 है उसका भी जिक्र नहीं करना था साथ। वो ये था कि FIA की एक इन्वेस्टिगेशन कराई गई थी, और वो खान साहब ने ही, अब पिछली पीटीआई हुकूमत में भी हुई थी, इमरान खान साहब ने कराई थी, और उसके नतीजे में जो प्लेयर थे, जो उसमें खिलाड़ी थे, उनको जो है सामने लाया गया था, जिस पे कार्रवाई भी शुरू हुई थी, जिसको PDM की हुकूमत ने आके सारे फिर केसेस खत्म करके दबा दिया गया था। तो वो भी एक इस ही रिपोर्ट में हवाला दिया गया था। कहने का मकसद ये है कि चीनी का क्राइसिस तो फिर पिछले साल हुआ है, जो चीनी का भी क्राइसिस है, तो वो जो इलीट कैप्चर है उसके बारे में वो कहते हैं कि ये एक नेक्सस है पाकिस्तान में। इस रिपोर्ट में ये नेक्सस है ऑफिशियल पॉलिसी मेकर्स का, और जो है जिनके पास पब्लिक अथॉरिटी है, और वो जो है इससे जो है वो जो है करप्शन पाकिस्तान में बढ़ती है और करप्शन होती है, और ये सबसे बड़े इसके बेनिफिशियरी हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए पाकिस्तान का द कैप्चर ऑफ जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस, कि पाकिस्तान में पहले तो इलीट कैप्चर जो है पॉलिसी साजी और वहां बैठा हुआ है, और फिर इन्होंने ही जो है कैप्चर किया हुआ है जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, और पाकिस्तान में लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी कि अकाउंटेबिलिटी ना होने की वजह से जो है पाकिस्तान में करप्शन फर्दर इनकरेज होती है और हर कोई करप्शन करता है। मैं इस वक्त इधर शिराजी को इसलिए देख रहा हूं कि इस वक्त पिछले 3 साल में पाकिस्तान में करप्शन 5300 अरब की नहीं बताई जा रही। तोशा खाना का एक हार, वो भी जो है जिसका जो है 20 की जगह 50% दे दिया गया, वो पूरा दिन चलता रहता है। और ये जो बड़ी करप्शन है, जो अरबों रुपए की, जिससे अवाम का नुकसान, जिससे अवाम का बेड़ा गर्क हो गया, उसको जो है उससे नजरें हटाने के लिए पूरा दिन जो है वो मच्छी बाजार चलता रहता है। तो ये इसलिए मैं उल्टी तरफ ये देख भी इसलिए रहा था कि ये चीज़ है। फिर जो है इससे IMF क्या कह रही है कि ये जो करप्शन है इसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम का अपने एंटी करप्शन के इदारों से एतमाद उठ गया है, चाहे वो नैब है, FIA है, सूबाई एंटी करप्शन के इदारे हैं, और जो है लोगों का उसकी वजह से पाकिस्तान के जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट इदारे हैं, उनसे भी एतमाद उड़ गया है। तो ये इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि माशी सरगर्मियों पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट आ रहा है, और उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में चीज़ें ख़राब हो रही हैं। अब उसके बाद हुकूमत को चार्जशीट करते हैं। अब वो जो भी हुकूमत है उन्होंने जर्नलाइज करके बात की है। पहली तो ये कि वो कहते हैं कि हुकूमत के पास बेजा पैसा खर्च करने की ताकत दे दी गई है, बजट से उन्होंने ले ली गई है, वो पार्लियामान में लेकर ही नहीं जाते, खुद ही अप्रूव कर देते हैं। अब तो आपने देखा माशाल्लाह तरमीमें भी जो है बस पार्लियामान में सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए की जाती है, उस पर भी डिस्कशन नहीं होता, चाहे 26वीं हो चाहे 27वीं हो, और रातों रात हो जाती है। 18वीं तरमीम में कहते हैं 9 महीने कितने सेशन हुए थे। दूसरा वो कह रहे हैं कि हुकूमत के लोग जो जहाँ पे करप्शन करते हैं वो प्रोक्योरमेंट पे करते हैं, जो खरीदारी होती है, और उसमें उन्होंने अपने स्टेट के इदारों को जो है बहुत ज़्यादा छूट दी हुई है, और स्टेट के इदारों को उन्होंने जो है ना स्टेट के इदारों के थ्रू, फॉर एग्जांपल अगर हुकूमत ने सड़क बनानी है और उस सड़क में अगर कोई G2G कोई इदारा आ जाता है, कोई हुकूमती इदारा आ जाता है, तो उसको आप जो है ना प्रेफर कर देते हैं, उसके थ्रू करप्शन होती है और फिर बहुत सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को भी उस पर बात की कि पाकिस्तान का जो टैक्स निज़ाम है वो नहायत ही जो है कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल, और उसकी वजह से भी पाकिस्तान में करप्शन होती है। जुडिशरी को उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। फिर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो इंटेग्रिटी ऑफ जज है, इसीलिए तो हम 130 नंबर पे दुनिया में, पता नहीं 140 या 139 की रेटिंग में। और ये कह रहे हैं कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो जो है कॉन्ट्रैक्ट्स, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई है। बहुत बड़ी चार्जशीट है। और उसके बाद कह रहे हैं प्रॉपर्टी राइट्स, आज जो सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आ रही, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम उसको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गए।
और वो कह रहे हैं एथिक्स एंड प्रैक्टिस ऑफ जजेस जो हैं वो भी अंडर सिवियर क्वेश्चन है। मतलब मैं ये समझता हूं कि पहली दफा पाकिस्तान की जुडिशरी पे इतना खुल के एक इतने बड़े आलमी इदारे ने लिखा है, और ये पूरी दुनिया पढ़ रही होगी। ये IMF की रिपोर्ट है, ये कोई हल्की फुल्की रिपोर्ट नहीं है। फिर ये जो रिपोर्ट है जिसके वापस जिक्र कर रहा हूं, अभी इन्होंने सिर्फ वफाकी मामलात पे लिखी है। वो ये कहते हैं कि हमने जो ये रिपोर्ट लिखी है इसमें अभी सूबाई और सूबों में एक अलग दुनिया है, वहां पे भी कोई मतलब कोई शरीफ शराफत के काम नहीं हो रहे। तो वो कह रहे हैं इसमें वो भी नहीं है, और एक स्टेट इदारा हमारा जो आर्मी है उसका भी उन्होंने इस पे कह रहे हैं कि उनके स्कोप से बाहर था। तो ये दो इस रिपोर्ट में अभी उनका जिक्र नहीं है। SIFC के पीछे बहुत बात की इन्होंने। पहले तो उन्होंने कहा कि SIFC जो है वहां पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क्स है, और वो ये कह रहे हैं कि जो उनको ताकत दे दी गई है कि वो किसी को भी टैक्स एग्जम्पशन दे देते हैं, ये दे देते हैं, ये अनचेक्ड है, इसको भी रिव्यू करना पड़ेगा, और ये जो है इसको जरूरी तौर पे देखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बता दिया कि 26वीं तरमीम पे उन्होंने जो जजों के किस तरीके से अपॉइंटमेंट है उस पर सवालात इस पे उठाए हैं। शायद 26वीं तरमीम का 27वीं तरमीम आनी थी, इसलिए हुकूमत ने इसको रोक के रखा हुआ था कि अभी फिलहाल हाथ हौला रखो, अभी ना चलाओ इसको 27वीं, और अगर किस्त आगे ना होती तो शायद 28वीं 29वीं भी कर ली जाती। ठीक है जी। अब वो ये कह रहे हैं कि जो कॉन्फिडेंस है जो लोगों का, वो जो है जुडिशरी पे, स्टेट इदारों पे, वो बहुत कम होता जा रहा है। SIFC पे जो है एक उन्होंने सवाल उठाया है कि जो 10G आर्टिकल है उसकी बेसिस पे जो SIFC के फैसले होंगे उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। एक तो आजकल अकाउंटेबल फ्री करने का जो हमारा एक नया कल्चर आ गया है कि इस्तशना जिसे कहते हैं, वो अभी पता लगा है इस रिपोर्ट के थ्रू कि वहां पे भी है। यूजली एक कानून पिछले दिनों पास भी हुआ था कि अगर काबीना का कलेक्टिव फैसला होगा तो अफसरान पे, और ताकि लोग काम कर सकें, लेकिन SIFC को भी ये इसमें पावर दी गई है। और साथ ये बोला गया है कि SIFC अपनी सालाना रिपोर्ट शाया किया करे। SIFC अपनी सालाना रिपोर्ट शाया करे जिसमें वो बताए वो तमाम चीज़ें कि वो जो है, और गवर्नमेंट की पावर को लिमिट किया जाए। गवर्नमेंट की पावर को लिमिट किया जाए। जो गवर्नमेंट जो है वजीर आजम साहब, 4 लोग जो है बंद कमरों में जिसे कहते हैं फैसले नहीं करें, IMF में फैसले करें, जो फैसले पार्लियामान में करें। इस रिपोर्ट में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ 21 पैरा में लिखी है कि पाकिस्तान की आबादी की 60% से ज़्यादा जिसे कहते हैं वो 30 साल से नीचे है, और वो जो है अब उनकी जो है पाकिस्तान की करप्शन और उस पर जो है टॉलरेंस ख़त्म होती जा रही है। ये आइडियल टाइम है कि स्टेट्स जो है और जो सर्विस डिलीवरी लेवल है और ये तमाम चीज़ें हैं इस पे कंट्रोल करे, वरना इसका जो है अवाम की तरफ से रद्द अमल आ सकता है बुरे तरीके से। इसके अलावा जो है IMF ने ये जो मैंने आपसे बातें की हैं 15 उन्होंने जैसे कहते हैं कि वीकनेसेस जो है जिसमें SCCP है, स्टेट बैंक है, जुडिशरी है, लॉ डिपार्टमेंट है, 15 उन्होंने रिफॉर्म प्रपोज किए हैं। आप ये समझ लें कि ये अगली पाकिस्तान के लिए नई प्री कंडीशंस हैं जिस पे अमल करना है। अब मैं अपने आखिरी हिस्से में आ जाता हूं ताकि फिर अब बातचीत आप लोगों से भी सवालात हो सके। समरी क्या है इस तमाम चीज़ों की? करप्शन वो कहते हैं कि पाकिस्तान का सिस्टमैटिक और सबसे ज़्यादा बड़ा क्रिटिकल इशू है, जिसमें वो कहते हैं कि उसकी वजह से पाकिस्तान जो है पुअरली परफॉर्म कर रहा है, उसकी वजह से रेवेन्यू कलेक्शन में हमारा फ़र्क आ रहा है, उसकी वजह से जो हमारी पब्लिक स्पेंडिंग है हुकूमत जो है बेदर्दी से पैसे खर्च कर रही है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ख़राब हो रहा है। आपको पता है पाकिस्तान में पिछले 3 सालों से कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है। इन कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट नामी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि करप्शन जुडिशरी पे उन्होंने डाल दिया कि वो नाकाम हो गई इस सारी चीज़ों में। ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो चुका हुआ है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सबसे पहली जो है उन्होंने करप्शन से रिलेटेड बताई है। उन्होंने क्या गवर्नेंस आपको बेहतर करनी है, टैक्स ये जो एग्जेम्पशंस दी हुई हैं, SROs निकाले हुए हैं, रिजीम्स निकाले हुए हैं, इन सारों को सीधा करें आप। और ये जो एडहॉक आप जो है रातों रात कोई आता है किसी बड़े के पास तो वो उससे जो ऐलान हो जाता है, फिर अगले दिन वो कानून साजी होकर पास हो जाता है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो टैक्स से आप जो एक्सपेंडिचर जो आपने एग्जेम्पशन दी हुई 4.6% बचा सकते हैं।
फिर उसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये FBR है, इनके लोगों के पास आपने बहुत ज़्यादा इटॉनमी दी हुई है, पुअर इंटरनल कंट्रोल्स हैं इसके, वीक HR सिस्टम है, यानी कि इनकी बहुत ही HR सिस्टम ख़राब है, इंटेग्रिटी के सिग्निफिकेंट इश्यूज हैं, और इनकी डाटा कलेक्शन और वीक डाटा, उस पर ये जो पिछले दिनों आपको याद होगा एक इन्होंने बात की थी कि FBR का स्टेट बैंक का दरामदात का डाटा और जो PBS का है डाटा, वो उसमें बहुत बड़ा फ़र्क आ गया, $21 अरब का, जिसको अभी तक हुकूमत निकाली और IMF भी। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि करप्शन होती कहाँ से, ये वीक बजट जो हम बनाते हैं, ये बजट बनाने का जो प्रोसेस है उसके अंदर से करप्शन शुरू होती है। फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हर रोज़, अब कल भी ECC थी, उसमें एक सप्लीमेंट्री ग्रांट हर रोज़ हम देते रहते हैं। फिर ये एहसन इकबाल साहब के लिए जो है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है ये जो PSDP होती है, ये जो है इसके भी फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल अप्रूवल होते हैं, यानी स्कीमें देना, उल्टे मतलब अपनी मशहूरी के लिए काम करना। आजकल तो ये टोपी जो है पंजाब हुकूमत ने पहनी हुई है, तो उसको उन्होंने बात की है। फिर उन्होंने पाकिस्तान के जो कर्जे की मैनेजमेंट है उस पर भी सवाल उठाए हैं बहुत ज़्यादा। एक और उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान ओवर रेगुलेटेड है। ये ओवर रेगुलेटेड का मतलब ये कि हर चीज़ पे कानून साजी, हर चीज़ पे कानून, चाहे टैक्स की ये वो, इसको आप कम करें और इसको जो है बेहतर करें। ओवरलैपिंग एजेंसीज हैं, एक ही काम करने के जो है ना, एजेंसीज के ऊपर एजेंसीज के ऊपर एजेंसीज। मिसाल देता हूँ कि ये तुरखम से अगर आप बाहर जाते हैं, कोई कस्टम होता है या कोई, तो वो उधर बता रहा था कोई कि 12 से 13 एजेंसीज वहाँ बैठी हुई, हर एक से आपको क्लियरेंस लेनी है, हर एक से आपने ये करनी है। तो इसकी बात कर रहे हैं। रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं फाइनेंस सेक्टर में, यानी कि स्टेट बैंक को आप इंडिपेंडेंट रहने दें, SCCP को इंडिपेंडेंट रहने दें, और SOE की गवर्नेंस पे भी वो ये बात कर रहे हैं कि उस पर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी होंगी। बस आखिरी एक आध दो बातें, वो ये कह रहे हैं कि हैवी रिलायंस, उन्होंने एंटी करप्शन के बारे में क्या है, हैवी रिलायंस और NAB वाइडली सीन एज पॉलिटिसाइज्ड, ये उन्होंने बात की है। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन NAB, FIA, प्रोविंशियल अकाउंट, ये जो है एंटी करप्शन एजेंसीज, और उसके बाद एसेट डिक्लेरेशन पे बात की। अब उन्होंने ये कहा है कि जो एक तो हमारे आपके एसेट डिक्लेरेशन है उस पर भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिसके पास बेचारे के जो हाथ चढ़ जाए उसके तो 10 लाख तुम्हारे पास कैसे आ गए, उसका जो है पीछा नहीं छोड़ा जाता। और जिस कई हो गया अरबों रुपये हो, बड़ी बड़ी चीज़ें चला रहे हैं, मकान ले रहे हैं, पूछा नहीं जा रहा। इसी एसेट डिक्लेरेशन पे इन्होंने 2026 में जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उसको भी शामिल कर दिया है। लेकिन आपको पता होगा कि उसमें भी सिविल सर्वेंट्स को तो शामिल कर दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से जजेस और ये जो है सिक्योरिटी एजेंसीज पे अभी भी इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। अभी तो ये इन्होंने 26वीं तरमीम तक, और ये जो डाटा इन्होंने प्रोवाइड किया है ये है जो करप्शन का जो 5300 अरब है, वो जनवरी 2023 से दिसंबर 2024, ये जो अभी 11वां महीने गुजर गए, इसका अभी करप्शन का उन्होंने कोई हिसाब किताब नहीं दिया। अब ये जो है साइज ऑफ गवर्नमेंट कह रहे हैं वो हुकूमत अपनी कम करे, और ये सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है ये इनके लिए वफाकी वजीर ख़जाना और वजीर आज़म के लिए। आखिरी में उन्होंने ये बात की है कि IMF कंक्लूड करता है पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल, सिस्टमेटिक और इकोनॉमिक वाइड इश्यूज हैं, और उसकी वजूहात क्या है, एक्सेसिव स्टेट प्रेजेंस, वीक इंस्टीट्यूशंस, एलीट कैप्चर जिसकी बात की गई, पुअर ट्रांसपेरेंसी, फ्रेगमेंटेड अकाउंटेबिलिटी एंड जुडिशियल इनएफिशिएंसीज। तो ये जो चार्जशीट है, इस पे मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि हुकूमत जो है फौरी तौर पे ये जो 5300 अरब की बात की जा रही है, और ये जो 26वीं तरमीम पे बात की जा रही है, और ये जो जुडिशियल सिस्टम पे बात की जा रही है, और ये जो पाकिस्तान की जितनी भी एंटी करप्शन एजेंसीज की बात की जा रही है, और उसके ऊपर कि ये जो है यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है वो मेरिट पे नहीं होती, ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं, इसको जो है इस पर वजाहत भी चाहिए, और हुकूमत इस पर बाकायदा जो है आके बात करे। मैं सिर्फ क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा को रिप्रेजेंट करता हूँ वजीर ख़जाना के तौर पे, तो पहली बात मैं फिर दोहराऊंगा कि ये जो 28वीं तरमीम में बार बार कहा जा रहा है कि NFC होगी रिवाइज, वफाक के पास वसाइल नहीं रहते। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थे कि वफाक के पास गलत बताया जाता है कि वसाइल ज़्यादा हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यूज तमाम दिए जाता है उनको। ये जो 4 दिसंबर को NFC हो रही है, इंशाल्लाह उसमें ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी वफाक ने क्या किया, एक नया काम मैं आपको सिर्फ आप सारों की नॉलेज में लाना चाहता हूँ। पहले 3 माह का जो वफाकी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो अपने आदाद शुमार जारी किए, उस पर वो ये बताते हैं कि पंजाब को उन्होंने
डिविजिबल पूल से 882 अरब दिए जो 16% इजाफी थे। अब ये 16% इजाफी जो है ना, ये सबको मिलना चाहिए, चाहे वो सिंध था, केपी था, चाहे वो बलूचिस्तान था। इन्होंने सिंध को 441 अरब जारी किए और 13% हुए वो दिए, केपी को 287 अरब और 12% जारी किए, और बलूचिस्तान को सिर्फ 5% इजाफी जारी किए। तो हम ये देख रहे हैं कि वफाक यहाँ पे भी जो है वो लाडलापन पंजाब का, और फिर उसको जो है दिखाया जाता है कि जी वहाँ पे प्रोजेक्ट्स दूसरे सूबों से ज़्यादा हो रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जितना उनको इजाफी पैसा दिया गया है, ये तो सवालिया निशान है कि इतने पैसों के बावजूद आप इतनी कम जो है प्रोजेक्ट्स क्यों जो है ये कर रहे हैं, पैसा जा कर है। तो इसी बात से बहुत बहुत शुक्रिया आप सारों का। अच्छा साहब, आप ये बताइए कि पूरी चार्जशीट है हुकूमती कारकर्दगी पर, बड़ा सवाल ये निशान है, इस रिपोर्ट के बाद क्या अगला IMF प्रोग्राम अगर पाकिस्तान उसमें जाता है तो पाकिस्तान के लिए हासिल करना मुश्किल हो सकता है, मुश्किल तकलीफ हो सकती है, और IMF की इस टाइमिंग क्या कहेंगे, रिपोर्ट की टाइमिंग इस वक्त ही क्यों जारी कर रहा है? देखें, टाइमिंग तो जुलाई की थी, हमने अभी जारी किया, वक्त दे रहे थे कि किसी तरीके से ये बात टल जाए। जैसे मैंने आपको कहा कि 26वीं तरमीम पे भी इस रिपोर्ट पे बहुत कुछ लिखा गया, और फिर वो 27वीं तरमीम मंजूर कराने के बाद इसको जारी किया गया ताकि 27वीं ना रुक जाती। तो टाइमिंग अब IMF ने क्योंकि पैसे देने थे, तो वो पैसे देने के लिए कंडीशन थी 8 दिसंबर से पहले पहले जारी करनी है, तो जारी कर दी। अब ये जो मैं समझता हूँ जो IMF ने बातें की, ये दुनिया तक अब चली गई हैं, अब ये डॉक्यूमेंटेड हो गई हैं, और इसके बाद अगर हुकूमत ने इन पे जो है काम नहीं किया, मैं यही कह रहा हूँ कि हुकूमत को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहिए था, और कहना चाहिए था ये गैप्स हैं, लेकिन कुछ दाल में काला है, कुछ तो ऐसा है जिसको ये छुपा रहे थे, रोक रहे थे। अब इस पे आगे अमल नहीं हुआ, अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो शायद हम ये प्रोग्राम के बाद IMF हमें अगले प्रोग्राम में और शराइत कड़ी कर दे और शायद ना दे। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र में तो ये रिपोर्ट जो है, अगर ये गलत है तो हुकूमत इसकी आके तरदीद करे, लेकिन हुकूमत ने खुद शाया कर दी है, और अगर ये सही है तो हुकूमत इस पर अपना एक्शन प्लान दे कि वो इसको किस तरीके से आगे लेके चलेगी, और जो उन पे 5300 अरब रुपए के मामलात और 5 से 6.5% जो GDP का वो कहते हैं कि हर साल करप्शन और दूसरी चीज़ों में नज़र हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, हुकूमत उस पर क्यों नहीं बात कर रही? मिनिस्टर साहब, अलानुर वजीर हूँ मशरिक पेशावर ग्रुप से। IFC की आपने बात की तो NFC SIFC की आपने बात की, SIFC का मुल्क के लिए किरदार को आप कैसे देखते हैं, और साथ साथ 5300 अरब के हवाले से जो करप्शन, इसको आप IMF को क्या पैगाम देना चाहेंगे और कौम को क्या पैगाम है, और साथ साथ 3000 अरब रुपए का विफाक कर्जदार है खैबर पख्तूनख्वा का, तो उस हवाले से विफाक के साथ रब्ता है, ये आगे आने वाले मीटिंग में इस पे बात करेंगे, या ये कर्जा विफाक से खैबर पख्तूनख्वा को मिल सकता है? देखिए, हम अपना क्लेम तो काफ़ी अरसे से मांग रहे हैं, वो उस पर मैं तीसरे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अब देखते हैं आगे NFC की मीटिंग होती है तो उसमें क्या होता है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि NFC की रकम में भी पंजाब को ज़्यादा दी गई, हमें कम दी गई, बाद में हमें पूरा कर देंगे, ये तो सही है। SIFC की बात यह कि मैं हमेशा उस पर मेरे 2 ओपिनियन है। एक ओपिनियन मेरा ये है कि SIFC ने चंद एक अच्छी चीज़ें भी की हैं, मुल्क में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जो है उन्होंने, हुकूमत से नहीं हो पा रहा था तो वह SIFC के थ्रू हुआ, डॉलर के मामले में भी उन्होंने अच्छा काम किया, उसके कंट्रोल उस मुल्क से जो बाहर जा रहा था उस पर भी अच्छा काम किया। 1 विंडो ऑपरेशन के तमाम मुल्क में जो है एक जगह पे सरमायाकारी आए और सरमायाकार वहाँ से जो अपने सारे काम कर ले, वो भी अच्छा काम किया। लेकिन जो हुकूमत के साथ उसमें 2 लोग हैं, 2 तरीके के लोग हैं, एक है हुकूमती अरकान और एक है इस्टेब्लिशमेंट के लोग। और मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 लोग अगर क्रिकेट खेल रहे हो, अगर आपका पार्टनर अनाड़ी होना तो अच्छे खिलाड़ी को भी आउट करा देता है। तो इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी के बहुत बड़े इश्यूज हैं, और इस रिपोर्ट के बाद तो क्रेडिबिलिटी हवा में उड़ गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि SIFC अब जो एनुअल रिपोर्ट वगैरह है वो भी जारी करनी पड़ेगी, और हुकूमत को इसको और जो इख्तियारात दिए हुए हैं, जो IMF कह रहा है कि बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए हुए, वो नहीं होने चाहिए, इस पे हुकूमत अब जवाब दे। नहीं हो रही किसकी? वज़ीर आला जी, खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात नहीं हो रही। इस मुलाकात ना होने की बहुत वफाक में भी इशू है, सूबे में भी इशू है, मुजाहरे हो रहे हैं, फैमिली की भी मुलाकात नहीं हो रही। क्या सूबाई मामला पे इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि आप वज़ीर खजाना हैं, और कितना किन किन चीज़ों पे असर पड़ रहा है फैसला साजी में? देखें फैसला, एक मिनट, एक सवाल ये, दूसरा सवाल ये है कि करप्शन की
5,300 अरब की बात की गई है। सबसे ज्यादा करप्शन इस पे किसकी निशानदेही की गई? क्या वो सरकारी सतह की बात हो रही है या उस पर प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है? देखिए, जो इसमें आखिरी सवाल पहले ये कि एलीट कैप्चर, फिर एलीट कैप्चर से ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन, फिर पॉलिटिशियन से जुडिशरी, जहाँ से, तो वो एक उन्होंने पूरा चेन इफेक्ट बताया। मतलब इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि ये वजीर आजम की या एक ख़ास वजीर की, या वो ये कह रहे हैं ये नेक्सस है, ठीक है ना, और इससे जो है मुल्क में ये पैसा ज़ाया हो रहा है। जो आपने वजीर आला की बात की, देखें हमें तो बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि हमारे नए वजीर आला आए हैं और उन्होंने एक पॉलिसी गाइडेंस लेनी है। हुकूमत के जहन में पता नहीं क्या खौफ है कि वो पॉलिसी गाइडेंस वो उन्होंने ये लेनी है कि आगे डेवलपमेंट पॉलिसी क्या होगी, ठीक है ना, काबीना किस तरह की बननी चाहिए, कहाँ कहाँ आपको काम करना है। जैसे मैं पिछली दफ़ा मिला था तो मुझे नाराज़ हुए थे कि जंगलात जो है इस वक्त पाकिस्तान का, उन दिनों में सैलाब वगैरह भी थे, तुम लोग उस पर जो है अपनी जो कर रहे हो काम उस पर क्यों नहीं बता रहे और मज़ीद उस पर क्या क्या करना है। खान साहब जो है मेरे से नाराज़ हुए, इमरान खान साहब, कि आप लोग ने जो पूरे पाकिस्तान में जंगलात अगर कहीं लगे तो हमारे लगे। बिलियन ट्री था, 10 बिलियन ट्री मैंने वहाँ शुरू किया था जिसको वफाक ने, शहबाज शरीफ हुकूमत। तो हमें तो फ़र्क पड़ता है और वज़ीर आला को ना मिलाना गैर कानूनी, गैर आइनी है, और जिसके पास अदालती अहकामात भी हो। मेरे ख्याल से आज वो 7वीं दफ़ा गए और एक बड़े जिसे कहते हैं कि रिस्पेक्टफुल और डिग्निफाइड वे से गए, जो उससे एक रात पहले जो अलीमा खान साहबा और उन बहनों के साथ हुआ रात को, उस पर जो है एक जिसे कहते हैं कि हुकूमत ने अपने आप को एक्सपोज किया, और जो एक हमारे माशरे में एक जो औरत की चादर थी जिस तरीके से सर से हटाई गई, वो भी सारों के सामने है। तो हुकूमत जो है मेरे ख्याल से आई डोंट नो कि किस चीज़ से घबराई भी है। और ये जो अभी आपने बात की कि मुलाकात क्यों नहीं कराने दी जा रही, शायद हो सकता है कि तरमीमें थी इसके पीछे, कि तरमीम हो जाए सारी, क्या हो सकता है कि मतलब और भी कोई चीज़ पाइपलाइन में हो अगले 8-10 दिनों में, तो जो है अब पता नहीं। लेकिन हमारे जिसे कहते हैं मामलात, हुकूमती मामलात जो है बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है। और बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वफाक और सूबों को मिलकर काम करना होता है, उसमें भी खलल आ रहा है। वो मैं अभी नहीं उसकी तफसील दे सकता, नहीं वो नहीं दे सकता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड होती है, माशी मामला से रिलेटेड होती है, जिसमें वफाक कह रहा होता है कि ये आप जल्दी कर दें। तो जब तक हम अपने लीडर से गाइडेंस नहीं लेंगे हम उसको नहीं करेंगे। लेकिन बट हैविंग सेड दिस ऑल, एक जनरल डायरेक्शन ये है कि कोई आपने फैसला ऐसा नहीं करना जिससे पाकिस्तान की मईशत में बिगाड़ आए, पाकिस्तान में गैर इस्तेकाम हो। ये इमरान खान साहब की जनरल डायरेक्शन है। ये आपने जब इंडिया ने हमला किया था उस वक्त भी देखा था, और मुख्तलिफ जब IMF प्रोग्राम लेते थे जब वो बाहर थे जेल से उस वक्त भी देखा था। तो वो हम उसको फॉलो कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान के इस्तेकाम में कोई फ़र्क ना पड़े। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इलेक्शन कमीशन में तलब कर लिया है, जो कि एक सियासी जलसा हुआ था और उसकी एक बुनियादी वजह बनाएगी। क्या देखते हैं कि मामला किस तरफ जा रहे हैं, कि क्या ये कोई नाअहली वगैरह भी आगे आने वाले वक्त में साबित हो सकती है? देखिए, मैं तो इस पर इतनी रोशनी नहीं डाल सकूँगा, लेकिन मैं ये सिर्फ ये कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन को सिर्फ इस मुल्क में PTI नज़र आता है। इधर क्या क्या बयानात, अभी लंदन से जजों के बारे में क्या बयान जारी किया, ये सियासी जज थे, जब ये हुकूमत में नहीं थे तो वो उस वक्त खड़े होकर क्या उन जजों के बारे में कहा जाता था कि हम घरों तक पहुँच जाएंगे, ये हो जाएंगे। यहाँ एक शख्स कह रहा है कि धांधली नहीं होनी चाहिए, उस धांधली को इलेक्शन कमीशन ने जो है उस पर ऑफेंड हो गया। यानी कि इलेक्शन कमीशन को धांधली पे अगर एतराज़ है तो मुझे नहीं पता। वो अगला तो ये कह रहा था कि धांधली नहीं होने देंगे और धांधली जो करेगा उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो मुझे तो ये बात समझ नहीं आई। यहाँ पे मेरे ख्याल से धांधली जो है ना इज़ अ न्यू नॉर्मल, तो वो शायद बुरी लग गई होगी बात। तो कल वो जाएंगे, वो अपना दिफा जाते नहीं जाते मुझे नहीं पता। अभी मैंने भी देखा एक नोटिस आया, लेकिन इस तरह तो बहुत सारी बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं। और अगर कोई पिछले इलेक्शन के बारे में कोई बताने की कोशिश करता है तो उसको तो अगवा कर लेते हैं, वो नज़र ही नहीं आता। कोई पिंडी के थे साहब, कमिश्नर थे, कौन थे, तो बहुत कुछ है सर। अभी देखते हैं आगे होता है क्या। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ये नज़रें हटानी है, ये अभी आप इलेक्शन कमीशन को इतना जल्दी वो कर दिया, ये रिपोर्ट ना डिस्कस हो, शायद TV चैनल्स पे भी ना चलाई जाए कि जी सुहेल आफरीदी को कल बुला रहे हैं, उसको कहीं निकाल तो नहीं देंगे। ये नज़रें हटाने वाली बात है। परसों रात को जो अलीमा बाजी के साथ किया कि वही टॉपिक बन जाए, तमाम चीज़ें हो जाएँ। खान साहब से आज मुलाकात नहीं कराने दी गई, तो आई थिंक ये डाइवर्जन ऑफ दी वो है सारी।